हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले में जो पिटीशन फाइल किया गया है उसकी सुनवाई आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में ही हो रही है। यह पिटीशन जो है 260 पेजों का लगभग तैयार किया गया है, जिसमें जीएस पेपर 1 की जो प्रॉब्लम्स हैं तथा सीसेट के प्रॉब्लम दोनों को एक साथ इसमें उल्लेखित किया गया है तथा इन दोनों के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया है। यह एक अर्जेंट पिटीशन है तथा आर्टिकल 14 या 14 के वायलेशन के आधार पर इस पिटीशन को दायर किया गया है। यह पिटीशन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कंसर्न्स को उठाता है तथा इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की गई है। इसमें कुल 4 मांगे की गई हैं। पहला जो रिट पिटीशन की मांग की गई है वह सेटोररी है। इसमें यह मांग की गई है कि जो एग्ज़ाम 2023 का हुआ था उसे रद्द कर दिया जाए। दूसरी मांग एक रिट के रूप में मेंडेमस की मांग है। इसमें री एग्ज़ाम कराने का मांग किया गया है और इस री एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का री एग्ज़ाम की मांग है। तीसरा जो है 12/6/2023 को जो यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था उसे भी रद्द करने की मांग की गई है। और चौथे मांग के रूप में एग्ज़ाम के इमीडिएट बाद आंसर क्यू पब्लिश करने की भी मांग की गई है। इस बार के पेपर पर यह आपत्ति जताई गई है कि यह पेपर पूरी तरीके से गेस वर्क पर आधारित थी। पेपर आर्बिट्रेरी था, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के विरुद्ध, लॉजिक के विरुद्ध तथा रेशनलिटी के विरुद्ध था। यूपीएससी समय से जब आंसर क्यू जारी नहीं करती है तो वो सारे अभ्यर्थी कोचिंग के आंसर क्यूज पर निर्भर हो जाते हैं और डिफरेंट कोचिंग के डिफरेंट आंसर क्यू के कारण कैंडिडेट जो है वह कन्फ्यूजन में रहता है। आंसर क्यू जारी करने संबंधी मुद्दे पर सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा 2013 में एस्पायरेंट्स के पक्ष में फैसला देते हुए यूपीएससी को समय से आंसर क्यू जारी करने का आदेश दिया गया था, जबकि यूपीएससी ने इसके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस मुरनाल पटेल के नाम से जाना जाता है। किंतु आज भी सीआईसी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। अब यह बात सही है कि यूपीएससी जो आंसर क्यू जारी करती है उसमें कई सारी गलतियां त्रुटियां आती हैं, पर अगर आंसर क्यू 1 साल बाद जारी किया जाता है तो उन गलतियों का जो खामियाजा स्टूडेंट्स भुगत चुके होते हैं उन्हें फिर से वह समय वह अवसर वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो समय आगे निकल चुका है वह पीछे नहीं आ सकता, घड़ी पीछे आ नहीं सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रश्न में यह कहा गया है कि एआरसी के रिकमेंडेशन के आधार पर डीओपीटी का गठन प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस के अंतर्गत किया गया था। यूपीएससी ने इस ऑप्शन को सही माना है, जबकि वास्तविक उत्तर क्या है कि एआरसी ने इसे रिकमेंड तो किया था कि पीएमओ के अंतर्गत इसे रखा जाए, लेकिन उस रिकमेंडेशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसे कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत रखा गया। इस आधार पर ऑप्शन बी तो डेफिनेटली गलत है, पर वही आर्गुमेंट हो गई कि जो समय बीत गया उसे अतीत में फिर से ले जाया नहीं जा सकता। हाँ, यह सही है कि 1, 2, 4 प्रश्न के उत्तर गलत होने से कई लोगों के जीवन बदल जाते हैं। कई ऐसे एस्पायरेंट्स जो उस मेरिट लिस्ट में जिनके नाम होने चाहिए थे उनके नाम बाहर हो जाते हैं, और जो उसमें नहीं होने चाहिए थे, जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे, वे विद्यार्थी भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी तरह का प्रश्न यह है, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाने का ड्यूटी मिला हुआ है। अब इसमें कहीं पर भी संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यूज ही नहीं किया गया, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट शब्द यूज किया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसको इंटरप्रेट करे और कहे कि नहीं, इसका मतलब ले सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अब ऐसे में होगा क्या, अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, अगर इंटरप्रेट करके लिया जाए तो ये स्टेटमेंट सही होगा, जबकि अगर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का हुबहू 100% बात को माना जाए तो फिर यूनियन गवर्नमेंट के आधार पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यूपीएससी इसमें किस तरह की व्याख्या कर रही है, इसमें जो अस्पष्टता और व्याख्या के आधार पर अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, ऐसे में ये प्रश्न जो है सब्जेक्टिव नेचर का हो गया है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी बची नहीं है।
इससे जो है विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें पिटीशन में भी यही बात बोली गई है। इसी तरह के अस्पष्टता वाले प्रश्न में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही होने की संभावना बहुत अधिक है। मेनका गांधीवाद में यह माना गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ अनिवार्य है। इस हिसाब से आंसर ये जो है, आंसर ए के जगह सी ज़्यादा सही प्रतीत होगा। लेकिन अगर हम लोग सी की कुछ खामियां देखें, जैसे कि द लॉ इटसेल्फ वाजंट फेयर, ऐसा संभव है कि कोई लॉ जो है खुद में ही अनफेयर हो, ऐसे में फिर वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं होगा। और जे एन पांडे के 57th एडिशन के पेज 287 में के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन आता है वो ऑप्शन ये सही करता है। अब यूपीएससी क्या मेनका गांधीवाद के फर्स्ट हाफ का जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से इसका आंसर सी देगी, या इसके सेकेंड आर्गुमेंट, इसके सेकेंड पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए इसका आंसर ये देगी? इस अस्पष्टता, इस दुविधा के कारण यह पेपर सब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ रही है और इसी मुद्दे को जीएस में गंभीरता से पिटिशनर्स ने उठाई है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि यूपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर ये माना है अथवा सी माना है। ऐसे ही एक स्थिति तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के समक्ष उपस्थित हो गया था। उस समय तमिलनाडु ने यह ऑर्डर दिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और जितने भी प्रश्न हैं जिसमें एक से अधिक उत्तर आ रहे हैं उसे एक्सपर्ट कमेटी जांच करेगा, और जो जो प्रश्न ऐसे पाए गए हैं कि जिसके उत्तर एक से अधिक है और जिन विद्यार्थियों ने उन 2 उत्तरों को या 3 उत्तरों को टिक किया था उन सभी को मार्क्स फुल प्राप्त हुए। तो ये स्टेप जो है यूपीएससी अपना सकती है, जिसमें ऐसा लगता हो कि किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर आ रहे हैं और वो सभी सही हैं, तो ऐसे में उन सभी को जो है मार्क्स मिलेंगे। यह मामला एम.ए. रवि वर्मा वर्सेस द सेक्रेटरी 2009 का केस है। और इस बार जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उसमें टोटली कम से कम 7 प्रश्न ऐसे थे जो कंफ्यूजिंग नेचर के थे, तो उन सब क्वेश्चंस में ये पक्ष शामिल किया जा सकता है। और इसी आधार पर जितने भी डिबेटेबल आंसर्स हैं, जिन भी प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर आ रहे हैं, उसको जांचने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाने की मांग की गई है। इस बार का जो पेपर सेट किया गया था वह गेम ऑफ स्किल पर आधारित ना होकर गेम ऑफ चांस पर आधारित, अर्थात तुक्के पर आधारित हो गया था। जिसका तुक्का अधिक सही लग गया वही पेपर में अधिक ग्रोस कर पाया और सिलेक्ट हो गया। जबकि लॉ कहता है कि आउटकम इज होली डिटरमाइंड बाय चांस नॉट अ स्किल, देन दैट गेम इज जनरली कंसिडर्ड इलीगल। अर्थात अगर कोई स्किल पर गेम आधारित नहीं है, टोटली चांस पर आधारित है, तो वैसे गेम को इलीगल कंसीडर किया जाता है। तो फिर इस एग्ज़ाम को उस तर्ज पर इलीगल कंसीडर क्यों ना किया जाए? क्योंकि इस बार का पेपर में 47 क्वेश्चंस लक बेस्ड हो गए थे और जो पेपर सेटिंग करने का डिस्क्रेशन है वह यूपीएससी का एब्सोल्यूट नहीं है। उसे जुडिशल रिव्यू से इम्यून प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसकी जुडिशल रिव्यू होनी ही चाहिए। क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने लगभग 16,000 रिप्रेजेंटेशंस यूपीएससी को भेजी थी और उस 16,000 को 7 दिनों में अगर यूपीएससी पूरी तरीके से कंसीडर करती तो प्रतिदिन उसे 2300 रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ता। अब कोई भी कमीशन के पास इतना मेन पावर नहीं है कि वह 2300 रिप्रेजेंटेशन प्रतिदिन देख सके। इसका सीधा अर्थ बनता है कि या तो उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर नहीं किया है और उन्हें कूड़े के ढेर में डाल दिया, अथवा उन्होंने सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हुए इन रिप्रेजेंटेशंस का निपटारा किया। जबकि पेटिशनर्स इस बात सुपर नेचुरल पावर के बात को मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए रिप्रेजेंटेशन के मामले में एस्पायरेंट्स ने एफिडेविट की मांग की है कि आखिरकार आपने रिप्रेजेंटेशंस के साथ किया क्या। अगर उनका निपटान किया है तो एफिडेविट के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करें। रिसार्च वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि टू अर्न इज ह्यूमन, और जब
आंसर क्यू फ्रेम किया जाता है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। इसका अर्थ है कि यूपीएससी के आंसर क्यू में भी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि भूल तो मानवीय होती ही है। और एक अवसर जरूर देना चाहिए ताकि जो आंसर क्यू में खामियां है उस पर छात्र ऑब्जेक्शन उठा सके और ताकि इस प्रक्रिया को परफेक्ट बनाया जा सकते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं उन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा एग्जामिन किया जाए और उसका प्रॉपर निपटान हो, जबकि यूपीएससी अभी तक इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है। बाकी सीसेट के मामले में जो आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं कि जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो टाइम टेकिंग अधिकांश थे, 7 से 8 मिनट क्वेश्चंस पर लग रहे थे। और कई लोग हो क्या रहा था कि कुछ लोगों को लकली ऐसे क्वेश्चंस मिल गए जो कम समय में बन गए, और किसी अभ्यर्थी को कुछ अलग प्रकार का बी सेट या सी सेट मिल गया था जिसमें पहले लेंदी क्वेश्चंस आ गए और उसने उस क्वेश्चन को बनाने में अधिक समय खर्च कर दिया और इजी क्वेश्चन पर पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि मैथ में जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन को टच करने के बाद ही उसकी समय के बारे में पता चलता है कि वह कितना समय और लेने वाला है। तो इस तरह से भी यह लक फैक्टर टाइमिंग के आधार पर जो है बढ़त मिली है। और साथ ही सीसेट के जितने भी आर्गुमेंट सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी के मामले में दिए गए थे, पिटिशंस ने जो फाइल किए थे, इसमें भी सारे आर्गुमेंट्स वो शामिल हैं। साथ में यह भी कहा गया कि यूपीएससी जो है आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के डेफिनेशन में आती है और इसीलिए इसके खिलाफ रिट पिटीशन जो है आर्टिकल 226 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट जारी कर सकती है और इसी पिटीशन की मांग की गई है, क्योंकि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है। 2012 में सीआईसी में आरटीआई फाइल करने वाले श्री मुन्नाल पटेल जी द्वारा जो सीआईसी द्वारा आदेश पारित किया गया था उसका भी एक एनेक्सर जोड़ा गया है। मुन्नाल पटेल ने ना सिर्फ आंसर क्यू की मांग की थी बल्कि यूपीएससी जो मॉडल आंसर एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने के लिए मेंस के दौरान देते हैं उस मॉडल आंसर को भी जो है किसी प्लेटफॉर्म द्वारा या आरटीआई के द्वारा या नेट में पब्लिक करने की मांग की गई थी, ताकि अभ्यर्थी उसे देख सके और अपनी गलतियों को, खामियों को पहचान सके, क्या वह उत्तर पूरी तरीके से परफेक्ट है, उन सारी बातों को जो है एक सिरे से पूरी तरीके से परखा जा सके। और उस समय सीआईसी ने आंसर क्यू देने का आदेश यूपीएससी को दिया था। इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 15+ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार 11-12 के एनसीईआरटी के सिलेबस में यह मेंशन है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है 11th और 12th के शुरुआती स्तर में शुरू होती है। इसका अर्थ है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है 11th क्लास में जब शुरू ही हो रही है तो 15+ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सीसेट में वह पूर्णतः सिलेबस से बाहर है, जिसका एविडेंस के रूप में 11-12 का सिलेबस एनेक्चर के रूप में इस पिटिशंस में जोड़ा गया है। इस प्रकार हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले के पिटीशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने कवर कर लिया है। धन्यवाद।